स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट और क्लास 10 सोशल साइंस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल पावर और राइट्स। प्रेसिडेंट के नॉर्मल पावर और राइट क्या होते हैं, या प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो पावर एंड फंक्शन है प्रेसिडेंट को, उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर या 2 कैटेगरीज के अंदर। एक होता है नॉर्मल पावर, दूसरा होता है इमरजेंसी पावर। तो सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल पावर और राइट्स। नॉर्मल पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास? तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको 5 हेड्स के अंदर बांटा है। तो फर्स्ट जो पावर है वो है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन विल बी इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। जो पावर होती है एग्जीक्यूटिव की ऑफ द यूनियन मीन्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने वाली जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। एंड ही विल यूज दिस पावर आइदर हिमसेल्फ, या तो वो इस पावर को खुद से यूज करता है या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उसको यूज करता है। इन दिस वे, इस प्रकार से द एंटायर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो पूरा जो सिस्टम है गवर्नमेंट के काम करने का, और वो सारा जो भी काम होता है गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू विल बी रिगार्डेड एज अ डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट। और ऐसा माना जाता है कि वो जो डिसीजन है प्रेसिडेंट ने ही लिए हैं। और उसके पीछे कारण ये है क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी डिसीजन नहीं कंप्लीट होता है। तो जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं चलेगा। तो इसमें कौन कौन से डिसीजंस आ जाते हैं गवर्नमेंट जो लेती है प्रेसिडेंट के नाम से, और कौन सी पावर है नॉर्मल पावर में? तो फर्स्ट जो है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर। जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करना या उनको रिमूव करना, उनको नियुक्त करना या उनको हटाना। अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्त करना और रिमूवल मतलब हटाना। ये जो पावर होती है ये प्रेसिडेंट के पास होती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट सेवरल इम्पॉर्टेंट ऑफिसर। जो प्रेसिडेंट है वो कई इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है इंडियन यूनियन के, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर ऑन हिज एडवाइस, और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉरेन एम्बेसडर्स एक्सेट्रा, इन सब को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। और ये प्रेसिडेंट जो इनको अपॉइंट करता है वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से करता है। देन जो सेकंड पावर है वो पावर एसोसिएटेड विद फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो प्रेसिडेंट के आदेशानुसार ही करती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही कैन फॉर्म वेरियस लॉज, ये कई प्रकार के कानून बनाता है। एंड ही कॉल द जॉइंट मीटिंग, और ये जॉइंट मीटिंग बुलाता है दोनों ही हाउसेस के, राज्यसभा एंड लोकसभा। अपॉइंट्स द ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। एंड एम्प्लॉयज़ द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम करता है। एंड फॉर्म्स लॉ रिलेटेड द पावर, और साथ में कानून बनाता है। जो भी कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल्स की जो पावर है, इनसे रिलेटेड जो कानून है ये सुप्रीम प्रेसिडेंट बनाता है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो एलोकेट पोर्टफोलियो टू द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट है वो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो एलोकेट करता है। एलोकेट मीन्स होता है बांटना, पोर्टफोलियो मीन्स होता है विभाग। तो प्रेसिडेंट ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विभाग बांटता है। ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक्चुअल के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनकी लिस्ट तैयार करता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ये लिस्ट प्रेसिडेंट को देता है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रेसिडेंट होता है वो पोर्टफोलियो डिवाइड करता है, बांटता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। देन थर्ड आता है फॉरेन पावर। फॉरेन पावर के अंदर बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते ऑफ द इंडियन यूनियन द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है।
ही अपॉइंट एम्बेसडर, ये एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है। एम्बेसडर जो राजदूत इनको बोलते हैं हम, जो विदेश में रहते हैं, विदेश मंत्री, विदेश में रहने वाले जो एम्बेसडर्स होते हैं, इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम करता है। इसके अलावा डिप्लोमेट्स फॉर इंडियन एम्बेसीज, और जो एम्बेसीज हैं इंडिया की, उनको डिप्लोमेट करने का काम करता है, जो कि एब्रॉड के अंदर, एब्रॉड मतलब विदेश के अंदर जो एम्बेसीज हैं इंडिया की, उसको डिप्लोमेट करने का काम करता है या कंट्रोल करता है एक तरह से। एंड ही इज़ वन, और यही एक है, हु एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स ऑफ द एम्बेसडर, जो कि एक्सेप्ट जो सर्टिफिकेट्स होते हैं एम्बेसडर्स के और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के एब्रॉड से, उनको एक्सेप्ट करता है। फॉरेन अलाइंसेस, और फॉरेन अलाइंसेस यानी संधियाँ जो होती हैं या एग्रीमेंट जो समझौते होते हैं, ये सभी प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। तो ये फॉरेन पावर होगी। फॉरेन पावर के अंदर आपने क्या पढ़ा कि एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करने का काम करता है। इसके अलावा जो इंडियन एम्बेसीज हैं जो अब्रॉड में हैं, उनके लिए एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करने का काम करता है। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट्स भी एक्सेप्ट करता है, जो कि एम्बेसडर और डिप्लोमेटिक्स रिप्रेजेंटेटिव हैं एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड, जो एब्रॉड से हैं उनके। और साथ में जितनी भी विदेशी संधियाँ होती हैं या समझौते होते हैं, अलाइंसेस एंड एग्रीमेंट्स जो भी होते हैं, ये प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी फॉरेन अलाइंसेस नहीं हो सकता, नहीं कोई एग्रीमेंट हो सकता है। देन फिर आता है मिलिट्री पावर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर। जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो सुप्रीम कमांडर माना जाता है तीनों फोर्सेस का। बट ही कैन यूज़ दिस राइट, लेकिन वो इस राइट को केवल लॉ के अनुसार ही इसको यूज़ कर सकता है, अपने अधिकार को। पार्लियामेंट हैज़ सोल पावर। पार्लियामेंट के पास इकलौती, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो कानून बना सके डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस फोर्सेस, वॉर, ट्रीटी एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड। देयरफॉर विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के या बिना पार्लियामेंट के इच्छा के, द प्रेसिडेंट कैन नाइदर डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ वॉर, ना तो वो वॉर को स्टार्ट करना डिक्लेयर कर सकता है, और नहीं वो, नॉर कैन ही यूज़ द आर्मी, नहीं वो आर्मी को इस पर्पज़ से यूज़ कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के हाथ में ही सारी शक्तियाँ होती हैं। पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, और कानून बनता है इस पे सिग्नेचर प्रेसिडेंट के होना ज़रूरी होते हैं। तो इसमें बता रखा है कि एक तरह से प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है, लेकिन प्रेसिडेंट भी बिना पार्लियामेंट की इच्छा के इनको यूज़ नहीं कर सकता है। देन फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर। दो द प्रेसिडेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हालांकि जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव्स का, एंड ही ऑल्सो रिगार्डेड एज अ इंटीग्रल पार्ट, और साथ में वो उसका एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है इंडियन पार्लियामेंट का। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्रेसिडेंट हैज़, और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके पास ही कुछ जुडिशियल पावर होती हैं। जुडिशियल मतलब होता है न्यायिक शक्तियाँ, और इसमें जो सबसे पहली पावर है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया मतलब इसका क्या हुआ कि द प्रेसिडेंट इंजॉय द सेवरल पावर्स, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड, ठीक है, किस प्रकार से प्रशासन को चलाना है, जो प्रशासनिक संबंधी जो कानून है, इससे रिलेटेड जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। वही पार्लियामेंट के सेशन को बुलाता है, वही कंक्लूजन को डिक्लेयर करता है। कंक्लूजन मीन्स निर्णय को डिक्लेयर करता है। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, वही लोकसभा को भंग करता है। इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, बिना उसके टेन्योर को पूरा हुए, यानी 5 ईयर का टाइम होता है लोकसभा के मेंबर्स का, लेकिन अगर वो सही से काम नहीं करे तो उनको पहले भी हटाया जा सकता है। द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व फॉर 9 टाइम, और अब तक जो लोकसभा है वो 9 बार डिसॉल्व की जा चुकी है। इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और स्टार्टिंग के अंदर जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो सबसे पहला काम प्रेसिडेंट स्पीच देता है दोनों हाउसेस। इन द जॉइंट मीटिंग होती है दोनों हाउसेस की, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी स्पीच देता है। ऑन अदर ओकेजन, और दूसरे ओकेजन के अंदर ही परफॉर्म वर्क ऑफ एड्रेसिंग द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट को एड्रेस करने का काम करता है।
संबोधित, एड्रेस मतलब होता है संबोधित, संबोधन करना या एक तरह से स्पीच देना ही होता है। और गिविंग अ स्पीच इन इट्स मीटिंग, और मीटिंग के अंदर वो स्पीच देता है। कॉमन पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट आर डिक्लेयर थ्रू द प्रेसिडेंट्स, और जो कॉमन पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, इसको वो डिक्लेयर करता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कॉमन पॉलिसीज़ हैं, उनको प्रेसिडेंट अपनी स्पीच के अंदर डिक्लेयर करता है। देन फिर आता है पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो 12 मेंबर्स राज्यसभा के नॉमिनेट कर सकता है, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, जिसमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स और भी कोई किसी भी एरिया से वो बिलोंग कर सकते हैं। और साथ ही में वो 2 मेंबर्स, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करता है लोकसभा के लिए। तो ये नॉमिनेटिंग पावर है प्रेसिडेंट की। दैन उसके बाद आता है पावर टू रिजेक्ट मोशन, मोशन को रिजेक्ट करने की पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। एवरी मोशन पास बाय पार्लियामेंट, हर मोशन जो पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है वो कानून बनता है ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इच्छा से, या हम कह सकते हैं कंसेंट मीन्स यहाँ पर सिग्नेचर है कि जब प्रेसिडेंट साइन करता है जो भी उसके पास जो बिल भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ही वो बिल जो होता है वो लॉ में कन्वर्ट होता है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, प्रेसिडेंट जो है वो या तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है, जो मोशन उसके पास भेजा जाता है उसकी अपनी डिस्क्रिशन पावर के बेस पर। और जो नॉर्मल बिल है उसको वो रिटर्न कर सकता है 2 बार, उसमें एडवाइस दे सकता है फॉर द रिकन्सिडरेशन, दोबारा से रिकन्सिडरेशन करनी, मतलब एडवाइस दी, एडवाइस के साथ उसको रिकन्सिडर करने के लिए वापस पार्लियामेंट के अंदर भेजता है। लेकिन अगर बिल पास हो जाता है बिना किसी अमेंडमेंट के, जो भी उसने एडवाइस दी है उसको बिना जोड़े, सेकेंड टाइम भी, मतलब 2 बार तो वापस करता है, लेकिन थर्ड बार जब उसके पास आता है तो जो प्रेसिडेंट होता है वो मजबूर हो जाता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि उसको एक्सेप्ट करना ही होता है, उसको सिग्नेचर करनी ही होते हैं। तो ये तो रिजेक्ट मोशन, पावर टू रिजेक्ट मोशन से रिलेटेड है, पर वो उसको 2 बार वापस लौटा सकता है। फोर्थ, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश, या हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट का आदेश। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू करता है व्हेन पार्लियामेंट सेशन इज़ नॉट इन प्रोग्रेस, जब पार्लियामेंट सेशन प्रोग्रेस में नहीं होता है तो उस समय अगर इमरजेंसी होती है तो जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑर्डिनेंस इशू करता है, और जो ये ऑर्डिनेंस होता है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ पार्लियामेंट सेशन, पार्लियामेंट स्टार्ट होने के बाद भी, लेकिन अगर पार्लियामेंट विशेष, अगर पार्लियामेंट चाहता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाए बिना इसका टेन्योर कंप्लीट हुए, तो कर सकता है, पार्लियामेंट उसको बिना टेन्योर कंप्लीट हुए भी ख़त्म कर सकता है अगर पार्लियामेंट डिसाइड विश करे तो। देन उसके बाद है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर, द प्रेसिडेंट हैज़ सेवरल इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। इन द बिगनिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर, स्टार्टिंग के अंदर, हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रेसिडेंट causes to place the account of the respective year's income and expenditure budget in front of both the houses of parliament। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड, कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट को जो भी रिस्पेक्टिव ईयर जो बीता होता है उसका इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो दोनों हाउसेस के सामने रखना होता है। विदाउट हिज कंसेंट, बिना उसके कंसेंट के फाइनेंस बिल एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस। तो जो भी फाइनेंस बिल है या जो डिमांड है ग्रांट करने की, ग्रांट मतलब परमिशन लेने की, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता लोकसभा के अंदर जब तक कि प्रेसिडेंट का कंसेंट ना हो। देन फोर्थ हो जाता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर के अंदर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, हमारा जो संविधान है उसने फ्रीडम ऑफ जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को अडेप्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यायपालिका है या जो कोर्ट है उसकी स्वतंत्रता को एक्सेप्ट किया है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो प्रेसिडेंट है डज नॉट हैव राइट टू डायरेक्ट इंटरफेरेंस,
इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट इंटरफियरेंस नहीं कर सकता है, डायरेक्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता है जुडिशल मैटर के अंदर, बट स्टिल ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड, लेकिन वो कुछ एसेंशियल पावर्स उसको दी गई हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ही अपॉइंट्स जजेस, वो जज को अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के जजेस को। प्रेसिडेंट्स कंसेंट इज मैंडेटरी, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं, मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू वर्किंग सिस्टम, वर्किंग सिस्टम ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के जो वर्किंग सिस्टम है उससे रिलेटेड जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं, फॉर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बनाए गए हैं। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि जैसे जो भी कानून बनाया गया है वर्किंग सिस्टम ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के वर्किंग सिस्टम से फॉर्म बाय, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है तो उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होता है। अंडर हिज जुडिशियल पावर, इसकी जुडिशियल पावर के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो जो ऑफेंडर्स होते हैं, ऑफेंडर मतलब अपराधी होते हैं जो, या अपराधी ही हम इसको बोल सकते हैं, ऑफेंडर को इनको क्षमा कर सकता है, या इनको रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है उसमें थोड़ी बहुत कम ही कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर ऑफेंडर में, अगर ऑफेंडर के अंदर उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसने कोई चीज़, इसमें कुछ माफ़ी के लायक कोई जगह है, तो वो उसको माफ़ी कर सकता है ऑफेंडर को, या उसकी सज़ा को कुछ कम कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर में आता है। देन ये तो थी इसकी नॉर्मल पावर प्रेसिडेंट की। अब हम पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट की? तो इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो था डिक्लेरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल यूज़। इन ऑर्डर टू फेस सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड सेवरल एक्सक्लूसिव पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को बहुत सारी एक्सक्लूसिव पावर दे रखी है। एट प्रेजेंट द स्टेटस ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न, अगर हम इमरजेंसी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग देखें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन बिलो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पावर दे रखी है प्रेसिडेंट को। इमरजेंसी लॉ एसोसिएटेड विद द कंडीशन ऑफ वॉर, और जो इमरजेंसी है लॉ एसोसिएटेड, इमरजेंसी लॉ मतलब लॉ से, जो इमरजेंसी से रिलेटेड जो लॉ है ये कब वो लागू कर सकता है, कब इनको यूज़ कर सकता है, जब वॉर की कंडीशन बन जाए, या एक्सटर्नल इन्वेशन मतलब होता है भारी आक्रमण, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी और इन्वेशन मतलब आक्रमण, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या आपसी मतभेद, या अंदर जैसे मान लीजिए किसी राज्य के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, तो उस समय जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी इमरजेंसी पावर को यूज़ करता है। प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन, अब इसमें अभी आपने पढ़ा था 3 पावर्स होती हैं इसकी, डिक्लेरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल यूज़। प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर ये जो प्रोसेस है ये आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट ऐसा महसूस करता है कि किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या सही प्रकार से प्रशासन को नहीं चलाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रशासन को नहीं चलाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाया जा रहा है, इसको हम मैल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, तो या इंडिया के किसी पार्ट में भी ड्यू टू वॉर की वजह से, एक्सटर्नल इन्वेशन या फिर बाहरी आक्रमण की वजह से, या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, देन ही कुड इम्पोज एन इमरजेंसी, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो इमरजेंसी लागू कर देता है। इम्पोज मतलब लागू करना होता है। जैसे बाहर से अगर बाहरी आक्रमण होने वाला है इंडिया पर, या इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या मैल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है अगर किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो इमरजेंसी लागू कर देता है। इफ़ एनी कंडीशन अराइज और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन द फ्यूचर, या ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है या पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, बिना पार्लियामेंट की
परमिशन के दिस डिक्लेरेशन यूज रिमेन वैलिड फॉर 2 मंथ। ये जो डिक्लेरेशन है वो 2 महीने तक वैलिड रहता है। आफ्टर द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद पार्लियामेंट के कंसेंट के बाद गवर्नमेंट कुड कंटिन्यू, जो गवर्नमेंट है वो इसको आगे तक लगा सकती है। प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर जो है इसकी आगे तक चल सकती है, या प्रेसिडेंट रूल आगे तक चल सकता है एज पर इट्स डिस्क्रिप्शन। आफ्टर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद द अरेंजमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और जो अरेंजमेंट है इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड इज डिस्क्राइब बिलो, ये दे रखा है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संवैधानिक जो बदलाव आए थे या संविधान के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तो ये 4 चीज़ें हैं जिसमें जो कि डिस्क्राइब किया गया उसके अंदर। तो फर्स्ट तो ये है कि नाउ दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ फियर ऑफ वॉर। अब इस प्रकार की जो इमरजेंसी है वो तभी लागू होगी जब या तो युद्ध का डर होगा, या एक्सटर्नल इन्वेंशन होगा, बाहरी आक्रमण का डर होगा, या बाहरी आक्रमण होने वाला हो, एंड आर्म्ड रिवोल्ट या आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया है, तो ही इस टाइप की इमरजेंसी लागू की जाएगी। इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ओनली द नेम ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इमरजेंसी को केवल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से ही लागू नहीं किया जा सकता है। तो पहला तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आर्टिकल 352 के तहत द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी तब डिक्लेयर कर सकता है इफ ओनली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिव अ रिटन एडवाइस, जब तक कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिटन एडवाइस न दे प्रेसिडेंट को। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको रिटन एडवाइस देते हैं तभी जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी को लागू कर सकता है, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। देन थर्डली, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, और अगर मान लीजिए डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी का, उसके बाद इट्स अप्रूवल फ्रॉम स्पेशल मेजोरिटी, उसका अप्रूवल लेना होता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। स्पेशल मेजोरिटी मतलब बोथ हाउसेज में से अलग अलग हाउसेज में अलग अलग तरीके से 2/3 की मेजोरिटी होना ज़रूरी होता है ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इलेक्शंस इज़ मैंडेटरी। ये ज़रूरी होता है, तभी उसको जो प्रेसिडेंट रूल है या इमरजेंसी है उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। अप्रूवल विद द रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ, और ये ज़रूरी है कि हर 6 महीने बाद उसके लिए अप्रूवल लिया जाए। फोर्थली, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कैन एंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी, और जो डिक्लेरेशन इमरजेंसी का उसको ख़त्म किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से ही। अब द लोकसभा के मेंबर्स ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस, लगाने के लिए दोनों हाउसेस की कंसेंट ज़रूरी होती है, और ख़त्म करने के लिए सिंपल मेजोरिटी लोकसभा की ही काफ़ी होती है। तो ये फोर्थ हो गया। देन उसके बाद डिक्लेरेशन, ये सेकंड पॉइंट है आपका, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। पहला तो आपने देखा वॉर की वजह से डिक्लेरेशन करना, दूसरा ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है किसी भी स्टेट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई स्टेट का जो गवर्नर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उस समय भी प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है या इमरजेंसी को घोषित कर सकता है। प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू 356, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, इफ द प्रेसिडेंट कम टू नो, जब प्रेसिडेंट को ये पता चलता है दैट द स्टेट गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर है, और ही हिमसेल्फ कंसिडर्ड दैट सच अ कंडीशन हैज इवॉल्व, या वो उसको खुद से ही लगता है, या तो किसी ने उसको बताया होगा, या फिर उसको खुद से ही ऐसा महसूस होता है कि जो गवर्नर है वो सही प्रकार से सरकार नहीं चला पा रहा है स्टेट के अंदर, एज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चल रही है, दैन ही डिक्लेयर एन इमरजेंसी, तो वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। दैन फिर आता है विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी प्रेसिडेंट ने, उसके बाद बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के ये जो डिक्लेरेशन है ये कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड मोर देन 2 मंथ। कोई भी अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं प्रेसिडेंट तो 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के। पार्लियामेंट अगर उसको कह देता है तो उसको आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने आगे उसको और बढ़ाया जा सकता है।
अगर ज़रूरी लगा तो, लेकिन पार्लियामेंट की कंसेंट ज़रूरी है और बिना पार्लियामेंट की कंसेंट के ये केवल 2 मंथ तक ही इमरजेंसी लागू रहती है। आफ्टर गेटिंग द रिसोल्यूशन पास, और जब रिसोल्यूशन पास हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो प्रेसिडेंट रूल कैन इम्पोज ऑन अ स्टेट पर जो प्रेसिडेंट रूल है वो 6 मंथ के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज पास्ड बोथ द रिस्पेक्टिव हाउसेज, दोनों ही हाउसेज के अंदर पास होना ज़रूरी है पार्लियामेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा, विद सिंपल मेजोरिटी के साथ। इन एनी केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और किसी भी केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो 3 ईयर्स के पीरियड के बाद इसको इम्पोज किया जा सके। 3 ईयर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के पीरियड के बाद इसको लागू रखा जा सके, ये पॉसिबल नहीं है। देन फिर आता है प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर होती है तो जो प्रेसिडेंट होता है वो इमरजेंसी लगा सकता है, और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, और ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग, इफ़ द प्रेसिडेंट फील, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है दैट सच कंडीशन हैव इवॉल्व ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल ऑफ इंडिया इज थ्रेटन, कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या जो गुडविल है इंडिया की वो छीनी जा रही है या उनसे किसी प्रकार से उसको नुकसान हो रहा है, देन ही कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ दिस इमरजेंसी, और इस इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के लिए जो इसका जो टेन्योर है वो फिक्स होता है, इज द सेम एज अ केस ऑफ फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइम मतलब कि 2 महीने के लिए रहता है, उसके बाद परमिशन लेनी होती है पार्लियामेंट की, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जा सकता है 6 मंथ के लिए। तो ये तो था इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट की। अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 63 के तहत वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का प्रोविज़न है, प्रावधान है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है जॉइंट सेशन बोथ हाउसेस, दोनों ही हाउसेस उसमें होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का दोनों की सहमति से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल, और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए था कि इसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और सीक्रेट बैलेट के थ्रू किया जाता है। और ये क्वालिफिकेशन है जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, दूसरा कि उसकी जो एज है वो कम से कम 35 ईयर होनी चाहिए, थर्ड जो है वो उसके अंदर वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, यानी जो राज्यसभा के मेंबर्स की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो ही वाइस प्रेसिडेंट के अंदर सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस से इनको कैसे निकाला जा सकता है? टेनर, जो वाइस प्रेसिडेंट का टेनर होता है वो 5 ईयर का होता है, बट ही कैन वॉलेंटरी रिज़ाइन, वो अपनी मर्जी से भी रिज़ाइन कर सकता है अपनी पोस्ट से, ऑल्सो बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टेनर, बिना अपने टेनर के पूरा हुए। ही कैन ऑल्सो रिमूव, उसको उनके ऑफिस से निकाला भी जा सकता है थ्रू सच रिसोल्यूशन, ऐसे रिसोल्यूशन के थ्रू जिसको कि टोटल मेजोरिटी के साथ राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो पास करते हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो पास बाय लोकसभा। केवल राज्यसभा में नहीं, लोकसभा के अंदर भी उसको पास किया जाता है, लेकिन सबसे पहले राज्यसभा के अंदर टोटल मेजोरिटी होना ज़रूरी होता है, देन उसके बाद लोकसभा में पास किया जाता है। और इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है टू गिव इन्फॉर्मेशन, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इस रिसोल्यूशन की 14 दिन पहले उनको दे देनी चाहिए, 14 डेज इन एडवांस में उनको 14 दिन पहले उनको बता देना चाहिए, हटाने से पहले या इस रिसोल्यूशन को चलाने से पहले। पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के? तो फर्स्ट जो है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा में। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है लेकिन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, इसीलिए उसको ये अधिकार नहीं होता है कि वो वोट दे सके। लेकिन अगर
पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर इक्वल है, मान लीजिए अगर दोनों ही तरफ बराबर का ही है, बराबर की वोटिंग है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको ये अधिकार होता है कि वो अपना वोट दे सके, और जो उसने वोट दिया वो डिसिसिव वोट कहलाता है, यानी कि डिसीजन हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। दूसरे जो इसका फंक्शन है कि अगर प्रेसिडेंट ना हो किसी भी परिस्थिति के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ही एक्वायर्ड हिज ऑफिस, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की ऑफिस को संभालने का काम करता है। 4 केसेस के अंदर ये संभाल सकता है। सबसे पहला तो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो, दूसरा प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन कर दे तो अपना बिना टेन्योर कंप्लीट हुए, या प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू उसको हटा दिया जाए, उस पर आरोप लगाकर प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो उस समय भी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालने का काम करता है। ड्यू टू प्रेसिडेंट बीइंग इनकैपेबल, या प्रेसिडेंट इनकैपेबल होता है, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि समर्थ नहीं होता उसके अंदर कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते। कैसे नहीं संभाल सकता, या तो हो सकता है वो बीमार हो, या हो सकता है वो फॉरेन विजिट के लिए गया हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालने का काम करता है। तो ये तो था सारा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब जब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।